सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की पीएम मोदी से मुलाकात। पीएम ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए दी शुभकामनाएं। जेडीयू ने की राधाकृष्णन के समर्थन की पुष्टि। लोकसभा में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, गगनयान समेत भविष्य के अन्य कार्यक्रमों की दिशा में अहम साबित होगी यात्रा। विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर भड़के नेता सदन जेपी नड्डा। हंगामे को बताया बेबुनियाद और निराधार। लोकसभा में जन विश्वास विधेयक पेश। प्रवर समिति को भेजा गया विधेयक ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देगा बढ़ावा। नकली खाद बीज की बिक्री के मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया अभिशाप। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इनसे सैकड़ों किसान हो रहे हैं परेशान। और भारी मॉनसूनी बारिश का देश भर में अलर्ट। कई राज्यों में रेड ऑरेंज अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना। मुंबई, गोवा, कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान। अगले 3 से 4 दिन तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बधाई दी। इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दिल्ली पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, प्रहलाद जोशी, भूपेंद्र यादव, किंजरापू राम मोहन नायडू, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेताओं ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। लोकसभा में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका पर विशेष चर्चा शुरू हुई। सदन की कार्रवाई की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की ओर से ग्रुप कैप्टन शुक्ला को बधाई दी। चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक और भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम एक गतिशील और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विपक्षी हंगामे के बीच जितेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष सरकार या भाजपा एनडीए से नाराज हो सकता है, लेकिन ये हैरानी की बात है कि एक अंतरिक्ष यात्री की उपलब्धि पर भी नाराजगी दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को बधाई देने में विफल रहा है। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला का भारत की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। उनकी अंतरिक्ष यात्रा और सफल वापसी केवल एक मिशन की सफलता नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला की ये उपलब्धि हमारे युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब आप चांद की धरती पर तो जा रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, लेकिन इससे हमें क्या लाभ है? I have the confidence to say that India has produced a unique model of using or applying space technology for the ease of living, for infrastructure projects, for development projects. Today, space technology has entered each and every household in India. आप गति शक्ति जैसे हमारे पोर्टल
आज विश्व स्तरीय हैं, ग्लोबल मॉडल बन चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में, टेलीमेडिसिन हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कम्युनिकेशन हो, फ्लड और डिजास्टर मैनेज में आज हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी दूसरों के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। हाउसिंग और अर्बन डिपार्टमेंट में अमृत स्कीम 500 शहर, स्मार्ट सिटीज 100 शहर स्पेस टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस का जिक्र मैंने अभी किया। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी की डिफेंस की क्षमताओं को पाकिस्तान की धरती पर प्रमाणित करने का अवसर दिया। लोकसभा में शुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यात्रा पर विशेष चर्चा के दौरान विपक्ष के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष की आलोचना की। रक्षा मंत्री ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये चर्चा भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम और विकसित भारत 2047 में इसकी भूमिका जैसे विषय पर थी, जो देश की वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय सम्मान और सुरक्षा से जुड़ी है। ऐसे गंभीर विषय पर विपक्ष का रवैया बेहद निराशाजनक रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में विपक्ष को चर्चा में भाग लेकर रचनात्मक सुझाव देने चाहिए थे, बजाय सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अंतरिक्ष जैसे रणनीतिक और वैज्ञानिक मुद्दों को कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कमांडर शुभांशु शुक्ला के हालिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिशन की सराहना करते हुए इसे सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह मिशन भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान की दिशा में एक अहम कदम है। थरूर ने कहा कि शुभांशु शुक्ला का प्री लॉन्च प्रक्रियाओं, अंतरिक्ष यान प्रणालियों और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों पर प्रत्यक्ष अनुभव इसरो के लिए बहुमूल्य साबित हुआ है, जिसे किसी सिमुलेशन से हासिल नहीं किया जा सकता। थरूर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ साझेदारी में संचालित ये मिशन वैश्विक अंतरिक्ष कूटनीति में भारत की भूमिका को मजबूत करता है और भविष्य में संयुक्त अनुसंधान व निवेश के नए अवसर खोलता है। उन्होंने शुभांशु शुक्ला के ऐतिहासिक उड़ान को भारत के अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का शक्तिशाली प्रतीक बताते हुए कहा कि इसने देश की कल्पना को मोहित किया है और नई पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और अंतरिक्ष अध्ययन में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया है। इससे पहले लोकसभा में आज जन विश्वास संशोधन 2.0 विधेयक 2025 पेश किया गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में इस विधेयक को पेश किया। ये मोदी सरकार की जन विश्वास पहल 2.0 का हिस्सा है, जो 2023 में लागू पहले सुधार कानून का विस्तार है। अगर बिल की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो 2023 के जन विश्वास कानून में 183 धाराओं में सुधार हुआ था, जबकि नए बिल में 350 से अधिक धाराओं में बदलाव प्रस्तावित है। इसमें अब छोटे अपराधों में सजा का प्रावधान खत्म किया जाएगा। पहली गलती पर जुर्माना नहीं बल्कि इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी होगा, जिसके तहत लोगों और व्यवसायों को गलती सुधारने का अवसर मिलेगा। वहीं दोबारा गलती करने पर ही दंड लागू होगा। दंड राशि 2023 में तय मानकों के अनुसार होगी और आगे बढ़ सकती है। बहरहाल इस बिल के पास होने से व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। माना जा रहा है कि इस बदलाव से देश में बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। खासतौर पर ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। गौरतलब है कि 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जिसमें छोटी छोटी बातों पर भी जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा था कि ऐसे अनावश्यक कानून जो भारतीय नागरिकों को जेल में डालते हैं, उन्हें समाप्त किए जाएं। और आइए सीधे आपको ले चलते हैं बीजेपी मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आदरणीय संबित जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद के शर्मा जी, और आप सभी बंधुओं का भी धन्यवाद कि आज इस प्रेस वार्ता में आप सब हाजिर हैं।
स्वाभाविक रूप से आप जानते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए है। मुझे तो कई बार लगता है कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार बनी है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के प्रेस के मुद्दे भी वही होते हैं और अब हम भी थक जाते हैं वही प्रश्नों के उत्तर देते देते। जनता को भी लगता होगा आखिरकार ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग, उनकी हताशा की सीमा इस कदर बढ़ गई है कि हमेशा चोर 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 करते रहते हैं। अब जब देखिए राफेल के समय चौकीदार चोर, अब देखिए तो वोट की चोरी। ये स्वाभाविक है, जिसके स्वभाव में जो होता है उन शब्दों का प्रयोग वो बार बार करता है। आप देखिए दो लड़के, उत्तर प्रदेश में भी दो लड़के थे, यहां और दो लड़के हैं बिहार में। दो लड़के ये जेल यात्रा, बेल यात्रा सब कुछ करने के बाद अब कौन सी यात्रा कर रहे हैं पता नहीं, चोरी की यात्रा। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है। एक चारा चोर और दूसरा पूरे भारत के सब पदार्थों की चोरी करने वाले परिवार, ये मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को जो चोर घोषित करने का काम कर रहे हैं, यह आपत्तिजनक है। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तमाम आयोग के सदस्य बैठे थे और मैं कहूंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट टेक्निकल रिबटल उन्होंने दिया है। टेक्निकल, किस प्रकार से एसआईआर होता है, एसआईआर क्यों होता है। बिहार में 20 वर्ष पहले एसआईआर इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, 20 वर्ष के बाद 2003 के बाद पुनः हो रहा है। जिन लोगों के मन में प्रश्न था कि अभी क्यों हो रहा है चुनाव से कुछ महीनों पहले, तो उसका भी जवाब दिया गया कि 20 साल पहले जो हुआ था उस समय का कालखंड भी चुनाव का कालखंड ही था, उस समय ही हुआ था, उस समय किसी की आपत्ति नहीं थी। क्यों जीरो एड्रेस होता है, क्या जीरो एड्रेस होता है, एक ही एड्रेस में अनेक नाम क्यों होते हैं। 1966 से लेकर 1977, 1981 सभी रिवीजन्स के उदाहरण दिए गए हैं। आज अखबारों में भी छपा हुआ है कि जीरो एड्रेस क्यों होता है। ये सारे टेक्निकल विषय पे इलेक्शन कमीशन ने विस्तार से जवाब दिया, मगर जो ना समझे उसको समझाया नहीं जा सकता है। जो ना समझे वो अनाड़ी ही है। ये अपने आप को खिलाड़ी समझते हैं मगर वो हैं अनाड़ी, और कुछ नहीं उनका होने वाला है। वो समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहां पर अफरा तफरी का माहौल बने, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल बने, एक कैओटिक सिचुएशन बने, और अफरा तफरी में किस प्रकार से उन्हें कुछ राजनीतिक लाभ मिले, यह उनका प्रयास है। आज मैं देख रहा था अनेक पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मेरा सवाल है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स से और उनके पार्टी के नेताओं से, क्या आपकी खंडपीठ बड़ी है या सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बड़ी है? जब सुप्रीम कोर्ट में किसी विषय पर सुनवाई हो रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर रोक नहीं लगाया है, तो आप कौन सी खंडपीठ है? ये कौन सी खंडपीठ है जो आके 7 लोग बैठ गए और आपने घोषणा कर दी कि चोरी हो रही है? यह दिखाता है कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कितनी संवेदनशीलता आप में है, या यूं कहिए कि कितनी संवेदनशीलता नहीं है। आप खिलवाड़ करते हैं संवैधानिक संस्थाओं के साथ, और केवल इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ ही खिलवाड़ किया हो ऐसा नहीं है। ऐसी कोई संवैधानिक संस्था भारतवर्ष में नहीं है जिसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे बाकी पारिवारिक पार्टी जो है उन्होंने हमला न किया हो। राम मंदिर का जब वर्डिक्ट आया था, याद करिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक उंगली उठा दिया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगली दिखा करके बायसनेस कहा था इन्होंने कि ये सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं लगता है बायस्ड है। उस समय आर्टिकल छपते थे सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, जजेस के खिलाफ। ये वही लोग हैं जिन्होंने आर्मी के चीफ, भारत के आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा तक कहने की हिमायत की थी। ये वही लोग हैं जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात
जो आर्मी के ऊपर भी हमला करने से नहीं बचते हैं, नहीं कतराते हैं और सबूत डिमांड करते हैं, एविडेंस मांगते हैं। आप सोच के देखिए, आर्मी को नहीं छोड़ते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ते, इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ते, कौन सी ऐसी संस्था है जिसको इन्होंने छोड़ा है? इनको लगता था और अभी भी लगता है कि सत्ता पे बैठना ये इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। सत्ता उनको सिंहासन दिखता है। उनको लगता है ये जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है ये सिंहासन है और सिंहासन विरासत से मिलती है। नहीं, सिंहासन विरासत से नहीं मिलती है, सेवा से मिलती है। और आज जो खंडपीठ बैठी थी, ये जो पॉलिटिशियंस की खंडपीठ बैठी थी, उनमें से एक पॉलिटिशियन कह रही थी कि लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। अरे पहले आप तो रिजाइन करो। लोकसभा को भंग कर देना चाहिए। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब से ममता बनर्जी जी, उससे पहले से हैं, मगर ममता बनर्जी तो तब से हटी नहीं है सत्ता से। बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी आसीन है। क्यों नहीं ममता बनर्जी अपने विधानसभा, जो कि उसका चुनाव इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ही हुआ है, क्या उन्होंने कभी कहा कि हमें खंडित कर देना चाहिए, हमें भंग कर देना है बंगाल के विधानमंडल को, विधानसभा को? तेलंगाना, कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, क्या कांग्रेस पार्टी भंग कर देगी? भंग कर दीजिए। इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया है चुनाव। आपको अगर लगता है अनफेयर है तो आप भंग कर दीजिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन इनको चिट्ठी पर चिट्ठी लिखती है, इलेक्शन कमीशन इनको ईमेल पर ईमेल भेजती है कि आइए हमसे चर्चा करिए। एक दिन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन ने कहा 45 दिन का समय होता है। ये इलेक्शन कमीशन क्या कहेगी? ये भारत का संविधान कहता है 45 दिन का समय होता है। आपको अगर लगता है आपके विधानसभा में, आपके लोकसभा में गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण से विपक्ष का प्रतियोगी जीत गया है, विपक्ष का कैंडिडेट जीत गया है, तो 45 दिन के अंदर कोर्ट की शरण में जाइए। आप जाके रिट पिटीशन करिए, इलेक्शन रिट पिटीशन करिए। एक ने इलेक्शन रिट पिटीशन किया, ना बीएलए कंप्लेन करेगा, ना इलेक्शन रिट पिटीशन होगा। सड़क पे जाके चोर चोर चिल्लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। एक ही राग है इनका, मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। अब हम भी परेशान हो गए ये अब्बा डब्बा चप्पा सुन के कि आखिर कब तक यही करते रहोगे आप? इनकी मंशा, मैं आपको आज स्पष्ट, आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल से एकदम एक हिंदुस्तानी के नाते कर रहा हूं, केवल एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं। इनका मकसद एक ही है, और मकसद है घुसपैठियों को बचाना, इन्फिल्ट्रेटर्स को बचाना, जो बाहर की देशों से घुसकर आए हैं नकली इनके लोगों के द्वारा। आप टीएमसी के लोगों को देखिए बैठकर किसका वोटर कार्ड बना रहे हैं, किसका आधार कार्ड बना रहे हैं। आप जाकर देखिए बिहार में किस प्रकार से, किस पार्टी के लोग किस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, किस प्रकार से घुसपैठियों को आप वोटर एनरोलमेंट करा रहे हैं। क्या यह बात छिपी हुई है? हम सब भी जानते हैं, हम सब भी राजनीति में हैं। भारत की जनता जानती है कि किस प्रकार आप वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति और उस पे इन्फिल्ट्रेटर्स और घुसपैठियों को जोड़ करके आप अपना एक वोट बैंक बना करके जीतना चाहते हैं। मगर कान खोल के सुन लीजिए, इस देश के जो रिसोर्स हैं, इस देश के रिसोर्स पर पहला अधिकार किसी का है तो वो हिंदुस्तान के नागरिक का है। इस देश के रिसोर्स पर किसी घुसपैठिए का अधिकार नहीं है। घुसपैठिया कभी वोटर नहीं हो सकता है। और हां, जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, आप उनसे प्रश्न पूछिए, इलेक्शन कमीशन जवाब भी दे रही है। मैं इतना कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैंने आज अखबारों में पढ़ा है कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल राइट के माध्यम से
और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान दिया है उसके माध्यम से कि वो इलेक्टरल रोल इलेक्शन के लिए तैयार कर सकती है, यह उसका अधिकार है। और ये जो कांग्रेस पार्टी है और ये जो आरजेडी है, ये जो तृणमूल कांग्रेस है, ये जो आम आदमी पार्टी अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है, इनका उद्देश्य मैं बताता हूं आपको। ये चाहते हैं भारतवर्ष में बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हो जाए। ये चाहते हैं जो श्रीलंका में हुआ था वो भारतवर्ष में हो। ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो हालात हुए थे वो भारतवर्ष में हो। कुछ राजनेताओं ने तो टीवी पे आकर कहा है अभी तक कैसे ये लोग छुटे हुए हैं, अभी तक कैसे इनके घरों में लोग नहीं घुसे हैं। They want complete chaos in the streets of India. They want Indian people to be barbaric. वो चाहते हैं कि भारत के लोग हिंसा पे उतारू हो जाएं, सड़क पे आ जाएं, मार काट मचे और उसमें ये फायदा उठाएं। बट यही फर्क है हिंदुस्तान में और बाकियों में। भारत के लोग समझदार हैं, हमारे में विवेक है, हमारे अंदर एक हजारों वर्ष की सिविलाइजेशनल, जिसको कहते हैं हम, की एक सांस्कृतिक विरासत है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन हम हैं कि उसकी जो विरासत है उसके कारण क्या सच है और क्या झूठ है यह लोग समझते हैं। और इसीलिए लोगों की समझदारी के आगे जितना भी ये हल्ला मचाए, जितना भी ये चोर चोर करे, कौन चोर है और कौन पुलिस है ये जनता जानती है और उसी के मुताबिक वोट करती है। आप देखिएगा, मैं आज एक चित्र देख रहा था 2005 में यही वो राहुल गांधी और यही वो उनके लोग जिस सड़क पर आज वो दंदना कर मुंह छिपा के भाग रहे हैं गाड़ी में, उस समय नाव में जा रहे थे क्योंकि बारिश के दिन में डूब गया था बिहार का वो सड़क। डूबे सड़क से चमचमाते सड़क, यह दिया है एनडीए ने, यह दिया है मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। स्वाभाविक रूप से पहली इनकी किस्मत चमचमाती थी, अब सड़कें चमचमा रही है, तो इनको चाहिए डूबे हुए सड़क, मगर इनके किस्मत चमके, ये यही चाहते हैं, जनता नहीं होने देगी। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। प्रश्न सादर आमंत्रित है। बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ के रवैये पर जोरदार हमला बोला है। संबित पात्रा जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि जो चोर बेल पर बाहर हैं, एक बिहार में चारा चोर और दूसरा चोर यात्रा कर रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति और घुसपैठियों को बचाने की ही साजिश है कांग्रेस की। ये बड़े आरोप संबित पात्रा ने लगाए कांग्रेस पर। बीजेपी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के हर सवाल का जवाब दिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना चाहती है, लेकिन अपनी इस साजिश में कांग्रेस कामयाब नहीं होगी, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाली जनता सब जानती है। और एक बार फिर रुक कर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए टीटी न्यूज़। नकली खाद, बीज और कीटनाशकों की बिक्री के मामले में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय मंत्री ने नकली खाद, बीज और कीटनाशक बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिया कि फसलें खराब होने के मामलों को गंभीरता से लिया जाए ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। व्यापक पैमाने पर छापेमारी और खेतों में जाकर जांच करने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान भी किसानों के बीच प्रसार किया जाए ताकि किसान नुकसान और परेशानी से बच सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा अधिकारियों से किसानों को विभिन्न योजनाओं पर सब्सिडी सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। और देश एक बार फिर भारी मानसूनी बारिश के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा गुजरात, जम्मू कश्मीर, केरल, विदर्भ,
मराठवाड़ा और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी भारी से बहुत भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से आज तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण ओडिशा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक में तेज बारिश होगी। मुंबई, गोवा और तटीय कर्नाटक समेत कोंकण क्षेत्र में आज और कल व्यापक वर्षा की संभावना है, जबकि गुजरात में 19 और 20 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून अगले 3 से 4 दिनों तक दक्षिण प्रायद्वीप और मध्य भारत के हिस्सों में सक्रिय रहेगा। और इसी के साथ मुझे और दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।